हाय एवरीवन, हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अरस्तु। इस फुल कोर्स की सीरीज में हमने राजनीति सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है राजनीतिक विचारक। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाएँ इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम की पॉइंट्स के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए पढ़ें, ना कि पूरी थ्योरी लंबी चौड़ी थ्योरी लेकर के बैठ जाएं। अगर की पॉइंट्स के थ्रू हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव होता है तथा चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती हैं, कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। और ऐसे तरीका जो पढ़ने का, की पॉइंट से रिलेट करने का तरीका जो है, हमने अपने पहले और दूसरे पार्ट, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, उस वीडियो में यूज किया है, जिसमें कि हमने लगभग पूरी यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो हमने एक A4 शीट के एक पेज में कवर किया है। तो वहाँ आपका लगभग 1/3 राजनीति सिद्धांत एक पेज में कवर हो रहा है और उसमें क्या है, सारे फैक्ट्स उस पेज में हैं। और आप जब फैक्ट्स आपके पास होते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ एक दो बार पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो जाता है। और रिवीजन के टाइम भी वो जो कीवर्ड्स होते हैं, की नोट्स होते हैं, वही काम आते हैं। पूरी लंबी चौड़ी थ्योरी आप नहीं रिवाइज कर सकते एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप सभी का, जैसे आप पहला और दूसरा वीडियो हमारा देखिए, जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 पक्का देखिए उसे, और उसी तरह अपने नोट्स तैयार करें। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और बेनिफिट भी मिलेगा। आप देखेंगे कि आप 4 घंटे की पढ़ाई जो है 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, और बल्कि 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम अरस्तु देखते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु। अरस्तु का जन्म की बात अगर हम करते हैं तो ये 384 ईसा पूर्व 380 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? ये यूनान में हुआ था। कौन सा? स्टेगिरा नामक यूनानी नगर राज्य जो थे, उसमें एक स्टेगिरा नामक स्थान था, उसमें इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम निकोबैक्स थे, जो सिकंदर के दादा अमितांस, सिकंदर के दादा, जो महान सिकंदर पैदा हुए थे, उनके दादा अमितांस के राज दरबार में राजवैद्य थे। राज दरबार में राजवैद्य थे, यानी कि ये राजवैद्य थे राजा के यहाँ। प्रशासनिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर होती है अरस्तु की। ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनके घर पर ही, क्योंकि ये राज परिवार से इनके पिता थे, संबंधित थे, तो काफ़ी संपन्न परिवार में थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है टीचर्स घर पर आते थे और इनको प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई है। क्योंकि इनके जो पिता थे वो राजवैद्य थे, तो लोग यही उम्मीद थी इनसे कि ये भी जो है एक वैद्य बनेंगे। और इन्होंने जीव विज्ञान को लेकर के ही पढ़ाई की ज़्यादातर इन्होंने। और फिर क्या किया कि 17 साल की उम्र में प्लेटो को अकादमी में प्रवेश लिया। इन्होंने क्या किया, 17 साल के जब ये हो गए तो इन्होंने प्लेटो की अकादमी में प्रवेश ले लिया। प्लेटो की अकादमी का नाम ही अकादमी था, इसका नाम ही अकादमी था। प्लेटो की अकादमी का नाम अकादमी था। और प्लेटो ने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा, क्योंकि अरस्तु जो थे बहुत प्रतिभावान थे, बहुत ही विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति थे, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अकादमी का मस्तिष्क कहा और बहुत सबसे प्रिय शिष्य बन गए। जो अरस्तु जो हैं प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य बने। इन्हें ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है, ज्ञान का देवदूत किससे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु यथार्थवादी थे, जबकि इनके गुरु जो है आदर्शवादी थे। प्लेटो कौन थे? आदर्शवादी थे और अरस्तु जो थे यथार्थवादी थे। इसी पर आगे चल कर के इन दोनों के बीच डिफरेंसेस हो जाते हैं। जो है अरस्तु प्लेटो
अरस्तु जो है प्लेटो के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं होता है और वो फिर अकादमी छोड़ देता है। कुछ दिन उनकी अकादमी में पढ़ाता भी है, क्योंकि जो प्लेटो थे उन्होंने इनको वहाँ के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लिया था और चाहते थे कि ये हमारी अकादमी को आगे अरस्तु के द्वारा ही संभाली जाए। लेकिन वही दोनों के विचारों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, तो इन्होंने अरस्तु ने इनकी अकादमी को छोड़ करके अपनी अकादमी इस्टेब्लिश की थी, जो कि लीसियम थी। उसके बारे में बात करेंगे। और आगमन पद्धति, अरस्तु जो थे ये किसके आगमन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोजनात्मक पद्धति, ये सारी इनकी पद्धतियाँ थी। इन पद्धतियों का ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने क्या किया कि अरस्तु के पहले राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक साथ पढ़ा जाता था, यानी ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट थे। लेकिन पर अरस्तु ने क्या किया, नीति शास्त्र को राजनीति शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था और राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को सर्वथा मतलब पूरी तरह से इन्होंने पृथक कर दिया। और राजनीति शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले अरस्तु ने ही किया था और इन्होंने ही बताया कि राजनीति एक अलग जो है सब्जेक्ट है और नीति शास्त्र एक अलग सब्जेक्ट है। इसलिए और इन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक कर दिया। वहीं से जब इन्होंने दोनों में डिफरेंस बताए कि नहीं दोनों अलग अलग मैटर कंडक्ट करते हैं, तो और दोनों के अलग अलग इशू हैं, दोनों के अलग अलग फील्ड हैं, तो इन्होंने उसको पूरी तरह से अलग किया। नीति शास्त्र के अंतर्गत ही राजनीति की बातें होती थी, तो इन्होंने नीति शास्त्र से राजनीति को बिल्कुल पृथक किया और उसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि ये जीव विज्ञान में इन्होंने काफ़ी रिसर्चेज वगैरह की थी और उस पर काफ़ी इन्होंने पढ़ाई भी की थी। क्योंकि इनके पिता डॉक्टर थे, तो ये जीव विज्ञान लेकर के ही इन्होंने पढ़ाई, इनकी जो शुरुआत की पढ़ाई हुई थी वो जीव विज्ञान लेकर के ही हुई थी। अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से पूर्णतया अलग किया और उसे क्रमबद्ध व वैज्ञानिक बनाया। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो दार्शनिक, क्योंकि प्लेटो कौन थे, एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, तो दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक प्लेटो कहे जाते हैं क्योंकि इनकी सारी चीज़ें वैसी थी, आदर्शवादी थी। और अरस्तु क्या था, यथार्थवादी था, तो ये राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया और राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक किया। और आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली कहे जाते हैं और इन्होंने ही क्या किया, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या है, राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया। और अपनी जो है इनकी पुस्तक प्रिंस है, प्रिंस में इन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक भी मैकियावेली ही कहे जाते हैं। अगर हम अरस्तु की पुस्तकें हैं, जो मेन पुस्तकें हैं उसके, ये पॉलिटिक्स है, इथिक्स है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि 158 देशों का, अरस्तु ने कितने 158 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन अध्ययन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन किया था और उसके बाद जो एथेंस का कॉन्स्टिट्यूशन उसे लिखा था इन्होंने। और पॉलिटिक्स में ही राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के जो प्रतिपादन किया है इन्होंने, पॉलिटिक्स की जो बुक है इनकी, उसी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। अरस्तु की अकादमी का नाम लीसियम था, जो कि मैंने पहले ही बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अरस्तु की अकादमी का नाम लीसियम था
अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचार पॉलिटिक्स में दिए हैं और इन्होंने जो कई सारे टॉपिक हैं उन पर विचार दिए हैं, जैसे कि इन्होंने राज्य पर विचार दिया है, परिवार पर विचार दिया है, संपत्ति पर विचार दिया है, दास प्रथा पर विचार दिया है, नागरिकता पर विचार दिया है, न्याय पर विचार दिया है, संविधान या न्याय के वर्गीकरण पर विचार दिया है और क्रांति पर भी विचार दिया है। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर जो है 8 प्रकार के जो है टॉपिक हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कौन सी बुक में? पॉलिटिक्स में इन्होंने ये सारे विचार, ये जितने भी विचार हैं, ये सारे विचारों को इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में व्यक्त किया है। अब हम देखेंगे पहला कौन सा है? राज्य पर विचार। हम इनको 1 बाय 1 जो है देख लेते हैं अच्छे से इन डेप्थ में, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला हमारा राज्य पर विचार हम देख लेते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य पर विचार देते हुए कहते हैं कि राज्य परिवार एवं गांवों का समूह है। ये कहते हैं कि परिवार होता है, परिवार में कौन होता है? स्त्री पुरुष एवं बच्चे। स्त्री पुरुष और बच्चे, इनसे क्या है? परिवार बनता है। और यही जो है बच्चे आगे और दूसरे परिवार का निर्माण करते हैं, मतलब इनसे बहुत सारे परिवार आगे बनते रहते हैं और फिर इन्हीं परिवार से क्या बनता है? ग्राम बनता है। जब ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा एक गांव बन जाता है और फिर इस ग्राम से समाज बनता है और फिर यही समाज जो है राज्य का रूप ले लेता है। जब बृहद रूप होता है इसका तो ये राज्य का रूप ले लेता है। इसीलिए अरस्तु कहता है परिवार राज्य की इकाई है। परिवार राज्य की इकाई है, यानी कि ये पहला स्टेप होता है, राज्य बनने का पहला स्टेप है। और क्या कहता है? राज्य परिवार एवं गाँव का समूह है, यही ग्राम राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन्हीं परिवारों से जो है ग्राम बनता है, ग्राम से समाज, समाज से राज्य। राज्य के वर्णन में प्रयोजनमूलक पद्धति का प्रयोग हुआ है। जो अरस्तु ने राज्य का वर्णन किया है इसमें प्रयोजनमूलक पद्धति का प्रयोग किया है और इस प्रयोजनमूलक पद्धति को स्वोद्देश्यमूलक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्वोद्देश्यमूलक पद्धति भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदाय का परिणाम है और समुदाय का उद्देश्य एक निश्चित सफलता की प्राप्ति होती है, अर्थात समुदाय का उद्देश्य हितों की सिद्धि है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, इसका उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। ये क्या है? राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक समुदाय है। राजनीतिक, ये भी समुदाय ही है लेकिन राजनीतिक समुदाय है। राजनीतिक समुदाय है इसका, और इसका काम क्या है? नागरिकों के हितों की रक्षा करना। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार एवं गाँवों का समूह है। अरस्तु कहते हैं कि परिवार वह होता है जहाँ स्त्री पुरुष एवं बच्चे रहते हैं और ये आगे ग्राम का सृजन करते हैं। ग्राम जो है समाज का और समाज राज्य का सृजन करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों एवं गाँवों का समूह आत्मनिर्भरता की जीवन की प्राप्ति के लिए है। जो ये गाँवों के समूह होते हैं और ये जो राज्य बनता है, ये सब क्या होता है? ये इसलिए होते हैं कि इनसे आत्मनिर्भरता आ सके। अरस्तु के जो राज्य के वर्णन में प्रयोजनमूलक पद्धति का वहाँ पर देखने को मिलती है कि उन्होंने इस राज्य के वर्णन में स्वोद्देश्यमूलक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु ने सावधानी में विश्वास, सावयवी संबंध में विश्वास व्यक्त किया है। वे राज्य एवं व्यक्ति के बीच में अंगी एवं अंग का संबंध माना है। परंतु अरस्तु कहते हैं कि यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अंग से ही अंगी बनता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो अंगी की चर्चा पहले होती है और अंग की चर्चा
बाद में होती है। अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार संपूर्ण से अलग अंग का मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वह पशु है या देवता, ऐसा अरस्तु का मानना है। और ये मानते हैं कि राज्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है, यानी कि जो राज्य के अंदर ये पूर्ण भी है इसमें और ये आत्मनिर्भर है, इसको किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और राज्य व्यक्ति के पूर्व है, क्योंकि अगर ये जैसे इन्होंने बोला है कि राज्य और व्यक्ति में इन्होंने सावयवी संबंध को माना है। और इसमें क्या होता है, सावयवी संबंध अंगी एवं अंगी और अंग का संबंध होता है। अंग क्या होता है, अंश होता है, जबकि अंगी संपूर्ण होता है। अंगी संपूर्ण होता है। और इसमें क्या होता है कि राज्य, ये इसको राज्य माना है और अंश को व्यक्ति माना है। और ये कहते हैं कि अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो अंग पहले आते हैं, छोटे छोटे अंगों से मिलकर के ही जो है संपूर्ण बनता है, अंगी बनता है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अंगी की चर्चा पहले होती है, यानी कि संपूर्ण की चर्चा बाद में होती है और अंश की चर्चा, संपूर्ण की चर्चा पहले होती है और अंश की चर्चा बाद में होती है। संपूर्ण की चर्चा होती है कैसे, पहले होती है। और इसलिए राज्य की चर्चा, क्योंकि राज्य संपूर्ण है, पहले होगी। व्यक्तियों से मिलकर के राज्य बना है, फिर भी क्योंकि व्यक्ति अंश है और राज्य अंगी है। व्यक्ति क्या है, अंग है और राज्य अंगी है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य की चर्चा पहले होगी और व्यक्ति की होगी बाद में। और यहीं से इसी को रिलेट करते हुए इन्होंने ये सेंटेंस दिया है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। और ये कहते हैं कि इनका मानना है कि राज्य के अंदर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, उसकी सारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं सब राज्य के अंदर ही पूरी होंगी। राज्य के बाहर रहने वाले कौन है, या तो जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो वो पशु है अथवा देवता, यानी कि जो मनुष्य हैं वो राज्य के अंदर ही उनका संभव है, सामाजिक जीवन राज्य के अंदर ही संभव है। और ये मानते हैं कि राज्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है, ये भी अरस्तु का मानना है। और कहते हैं कि राज्य जो है सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए सदा अस्तित्व में बना रहेगा। क्योंकि ये कहते हैं कि राज्य क्यों, जो मनुष्यों के अच्छे जीवन के लिए, जिसमें मनुष्यों की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। इसलिए अस्तित्व में आया है ताकि मनुष्यों का जीवन अच्छा हो सके, उच्च हो सके और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसलिए अस्तित्व में आया है और इसीलिए अस्तित्व में बना भी रहेगा। आगे अरस्तु कहते हैं कि राज्य को अरस्तु एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति को क्या मानते हैं, व्यक्ति को एक प्राकृतिक प्राणी मानते हैं। प्राकृतिक प्राणी ये मानते हैं और ये कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज के समर्थक हैं। ये कहते हैं पुरुष की प्रधानता होनी चाहिए, पुरुष की अधीनता में स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि जो ये स्त्री और पुरुष के समानता के पक्षधर नहीं थे, जबकि प्लेटो स्त्री एवं पुरुष की समानता के पक्षधर थे। ये कहते हैं कि पुरुष की अधीनता में ही स्त्रियों को अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, ये इनका मानना था। यानी कि ये स्त्रियों को निम्न मानते थे और पुरुषों को इन्होंने उच्च दर्जा दिया हुआ था। ये कहते हैं परिवार के बारे में ये इनके विचार थे कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला, ये इनका कथन है। और ये कहते हैं आगे कि परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होता है। ये मानते हैं कि मनुष्यों को संस्कार, जो अच्छे संस्कार की प्राप्ति वो परिवार से होती है, इसलिए
इन्होंने अरस्तू का जो साम्यवाद परिवार के लिए साम्यवाद का सिद्धांत इन्होंने किया था, अरस्तू ने उसका खंडन किया। बोले क्योंकि एक व्यक्ति को परिवार से ही संस्कार मिलते हैं, और साम्यवादी जो सिद्धांत का प्रतिस्थापना की थी इन्होंने, तो उसमें तो परिवार था ही नहीं, वो सब बच्चे भी सार्वजनिक थे और बीवियाँ भी सार्वजनिक थी, और जो उसका पति या पिता होता था वो भी सार्वजनिक होता था। तो पेरेंट्स और बच्चे सभी सार्वजनिक होते थे, वहाँ परिवार नाम की चीज़ ही नहीं थी। इसलिए इन्होंने साम्यवादी सिद्धांत का खंडन किया और उसकी कटु आलोचना की थी। और ये कहते हैं परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होता है, यानी कि परिवार को ये संस्कार विकसित करने के लिए परिवार को आवश्यक समझते हैं। और ये स्त्रियों को मतलब स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, वो कहते थे स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है। पुरुषों को ये क्या कहते हैं, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा मानने में है। ये भी इनका कथन है, ये सारे इनके कथन हैं। ये सभी अरस्तू के कथन हैं। निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल ये प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन करते थे। और जहाँ प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को क्या किया था, परिवार और संपत्ति से वंचित कर दिया था। वहीं ये अरस्तू कहते हैं कि ये परिवार का भरण पोषण एवं अतिथियों के संस्कार के लिए संपत्ति आवश्यक है। इन्होंने संपत्ति को समर्थन किया है, परिवार का भी समर्थन किया है और संपत्ति का भी समर्थन किया है। ये कहते हैं कि परिवार संस्कार की प्रथम पाठशाला है और संस्कार का विकास परिवार में ही होता है और मानवता की प्रथम पाठशाला है। और जो है संपत्ति क्या है कि जो अतिथि होते हैं परिवार के भरण पोषण के लिए और अतिथियों के सत्कार के लिए संपत्ति आवश्यक है, ऐसा अरस्तू का मानना है। जबकि प्लेटो जो है परिवार और संपत्ति इन दोनों को क्या वंचित रखा था, अभिभावक वर्ग को इन दोनों से मतलब वंचित रखा हुआ था। अरस्तू ने निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति, ये जो निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति, निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति का ही समर्थन किया था। इन्होंने कहा था निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति होनी चाहिए। जो कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कृत्रिम संपत्ति थी, कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया था अरस्तू ने कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया था। और ये कहते हैं प्राकृतिक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसके उदय में प्रकृति का योगदान हो, और कृत्रिम संपत्ति वह संपत्ति होती है जो संपत्ति से संपत्ति कमाई जाती है। अरस्तू प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन करते हैं और उतनी ही संपत्ति का समर्थन किया है जितना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। अरस्तू के अनुसार अधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। ये कहते हैं कि जो अधिक संपत्ति है व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। और इनका ये भी मानना है कि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है, कि समाज में आर्थिक विषमता अगर होगी तो क्रांति के लिए एक उचित फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि जहाँ पर विषमता होगी वहाँ पर लोग विरोध करेंगे, विरोध में फिर क्रांति होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। क्रांति को जो है आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है, ये भी इनका कथन है। अरस्तू ने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया था। इन्होंने अपने राज्य के विचार में जो है इन्होंने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया। पहला है इनका सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक प्रयोग, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति एवं निजी प्रयोग, तीसरा है निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग। ये भी आप उपभोग कर सकते हैं, प्रयोग भी चल जाएगा पर उपभोग भी कर सकते हैं इनको। उपभोग ओके।
अरस्तु ने निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग का समर्थन किया है। जो ये तीसरी वाली है, निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग, इसी का समर्थन अरस्तु ने किया है। इन्होंने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया है, लेकिन इसका इन्होंने समर्थन किया है। जो तीसरी है, निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग, इसका इन्होंने समर्थन किया है। और यही गांधी जी के, और इसी का इन्होंने गांधी जी ने भी उपभोग किया है, और इसको गांधी जी ने क्या किया है, ट्रस्टीशिप का नाम दिया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसको ट्रस्टीशिप सिद्धांत का नाम दिया है। इसके ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि निजी संपत्ति होगी और उसको उतना ही प्रयोग वो करेगा जो उसका मालिक है, बस उसका थोड़ा प्रयोग करेगा, और बाकी वो समाज हित में उस चीज़ संपत्ति को प्रयोग करेगा। एक प्रकार से वो सभी लोगों की संपत्ति मान करके, समाज की संपत्ति मान करके उसका ओनर बना रहेगा। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसको गांधी जी ने बोला है। तो आज हमने राज पर विचार देख लिए हैं, और आगे जो अरस्तु ने कई सारे इन्होंने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उन पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। तो ये एक वीडियो में तो कवर हो नहीं पाएगा, तो इसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे। आज हमने राज्य का विचार जो है ये हमने कवर कर लिया है, बाकी के जो 7 विचार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।